गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए हम यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? आइसोक्लोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में। अभी हम लास्ट 2 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा? आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके बाद 2 प्रोसेस रह जाते हैं, वो डिस्कशन हम आज ही करेंगे आज के लेक्चर में। साथ में जो एग्ज़ाम में आए हुए, डायरेक्टली एग्ज़ाम में आए हुए जो न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। जो प्रॉब्लम्स डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। करने का मतलब आपका एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि डायरेक्ट हमने क्वेश्चन RDJE का कर लिया। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसका फर्स्ट पार्ट जो है उसे हम कहेंगे थर्ड प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा V की वैल्यू 0 है। डेल्टा कोई वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसके पहले आपने जो आइसोथर्मल प्रोसेस देखा वहाँ पे कहा था डेल्टा T = 0, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहे थे। उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने कहा नो चेंज इन हीट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, डेल्टा Q = 0 कहा था। ये जो प्रोसेस है इसमें हमने कहा कि हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया है। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, तो हमने कहा डेल्टा V की वैल्यू 0 है। लेकिन हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो क्या है? W = P × डेल्टा V। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कितनी होने वाली है? 0। क्यों ये 0 हो गया? क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 0 है। हमारा चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये प्रोसेस ही कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है। ये प्रोसेस ही कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन 0। हमेशा याद रखना, हमेशा ये याद रखने की बात है। आप कई बार न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली कह सकते हो ग्राफ देख के, कर्व देख के कि कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे वर्क डन हमारा 0 होने वाला है। ठीक है, तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम जानते हैं कि डेल्टा Q = डेल्टा W प्लस डेल्टा U। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर आपने वर्क डन 0 कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना आपने हीट दिया है सिस्टम को वो सारा का सारा उसके इंटरनल एनर्जी में हो गया, सारा का सारा इंटरनल एनर्जी। अब इसे देखिए और याद कीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस को। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या था? हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था। जब जो हीट आप दे रहे थे वो सारा का सारा क्या कर रहा था? वो वर्क। जो गैस है वो सारा का सारा क्या हो रहा था उसमें? वर्क डन बाय द गैस। गैस काम कर रहा, हीट दिया गैस ने काम कर दिया, हीट दिया गैस ने काम कर दिया। लेकिन जब यहाँ पे आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो क्या हो रहा? जो भी आपने हीट दिया सिस्टम अपने अंदर रख लिया उसे एज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो डेल्टा U के लिए फॉर्मूला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो क्या है? आपको पता है NCB डेल्टा T। फिर से CB की वैल्यू F/2R इंटू डेल्टा T। F क्या है हमारा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये मैंने इतने और डिस्कशन करा है कि मुझे लगता है ये चीज़ें आपको याद हो गई होगी। CB की वैल्यू CB = F/2R है ना। ये चीज़ें याद हो जाना चाहिए अब तक आपको, और आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं F। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है? इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला है। जितना सिस्टम को, जितना आपने हीट दिया सिस्टम को, उसने सारे हीट को किस रूप में अपने पास रखा? एज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। उसने उससे मतलब कोई काम नहीं किया। वर्क डन हमारा 0, वर्क डन 0। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है। ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, कोई काम नहीं करेगा। आलसी प्रोसेस, काम नहीं करना है। जो आपने इसको हीट दिया, एनर्जी दिया, उसने खुद अपने पास रख लिया। ठीक है, और सबसे काम करने वाला प्रोसेस कौन सा था? आइसोथर्मल प्रोसेस। कोई इंटरनल एनर्जी नहीं, जितना आपने उसको हीट दिया, जितना आपने एनर्जी उसको दी, वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट कर देता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसके लिए अगर ग्राफ, इस प्रोसेस को अगर ग्राफ में शो करना हो, और ये हमारा PV डायग्राम है।
टी वी कर्व है। अब ये प्रोसेस तो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, यानी कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है ना। ये अगर पॉइंट 1 पॉइंट 2 ये प्रोसेस है 1 to 2, तो यहाँ पे देख रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट हो गया। तो जहाँ भी आपको देखे वॉल्यूम के जो एक्सिस है वहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक डायग्राम जब अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो देखोगे कि इस तरीके की जो लाइन है, तो आप इसे कह सकते हो डायरेक्टली कि कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, यानी कि इसका वर्क डन 0 होने वाला है, यानी इसको जितना हीट हमने दिया वो सारा का सारा उसके इंटरनल एनर्जी में स्टोर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, एक रह गया आइसोबैरिक प्रोसेस, उसे डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है पता ही होगा आपको, आइसोबैरिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं। हमने पहले भी इसका इंट्रोडक्शन तो करा ही है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। आप यहाँ पे कहोगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी इसको कर सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर ये प्रोसेस भी इसे कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, यहाँ पे प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब कि आपने कहा डेल्टा पी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा। प्रोसेस 1 to 2 अगर जा रहा है तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा पी की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके पास जो फॉर्मूला है वो Q इक्वल्स टू डेल W प्लस डेल्टा U, यही है ना, यही है आपके पास जो फॉर्मूला है वो ये है। अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर का ये प्रोसेस है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर का ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या इंटरनल एनर्जी 0 होने वाला है, क्या यहाँ पे वर्क डन 0 होने वाला है। इसके पहले जितने प्रोसेस में हमने देखा था कुछ ना कुछ 0 था, यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है, नहीं होने वाला है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो प्रोसेस है V और यहाँ P, ये कुछ ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट 1 और 2 है। ये प्रोसेस यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, जो प्रेशर 1 पे है वही प्रेशर 2 पे है, तो चेंज इन प्रेशर यहाँ पे 0 होने वाला है, चेंज इन प्रेशर की वैल्यू 0 होने वाला है। आपने कहा ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, देखिए वर्क डन के लिए आप क्या लिखोगे, W इक्वल्स टू P इंटू डेल्टा V, यही तो करेंगे। प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे हैं, वॉल्यूम 1 to 2 जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। तो आपने कहा ये, इसका मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए इसे आपने डिस्कस कर रखे हैं, आप जानते हो उसको किस तरीके से लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि अगर इसे इस तरीके से लिखना हो तो V2 माइनस V1 लिखेंगे, यही तो है डेल्टा V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, NR T2 माइनस T1, ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए NR डेल्टा T, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ये कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर में भी चेंज होगा। तो इस चीज़ को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, वही तो सेम ही है ना, ये इक्वल्स टू ये, तो हमने वो वैल्यू रख दिया। तो यानी कि यहाँ पे वर्क डन के लिए फॉर्मूला एक और हो गया हमारा डेल्टा टी, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, प्रोसेस जो है हमारा अगर कांस्टेंट प्रेशर है, तो यहाँ पे हीट के लिए फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा क्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता था, याद होगा आपको, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या लिखते थे, NCP डेल्टा टी, यही लिखते थे ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता था, सेम होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए ये हमेशा CV डेल्टा टी, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि अगर कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है तो यहाँ पे प्रेशर जो है हमारा वो चेंज इन प्रेशर वो 0 होने वाला है,
चेंज इन प्रेशर जीरो होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वो एज इट इज यही होगा, यानी कि जितना आपने हीट दिया सिस्टम को उससे उसने कुछ काम किया और कुछ अपने इंटरनल एनर्जी के रूप में सेव कर ली। यही हुआ ना, पार्शियली काम किया उसने उसके एक पार्ट से और एक पार्ट को उसने क्या किया, इंटरनल एनर्जी के रूप में सेव करा अपने अंदर। आपने कहा ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन के लिए जो फॉर्मूला है पी डेल्टा वी इक्वल्स टू आप लिखते हो दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे आप पी डेल्टा वी इक्वल्स टू कर सकते हो एन आर टी, हमने ये एन आर टी, यानी कि दोनों फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही है, ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर का अगर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर का अगर प्रोसेस है तो इसका मतलब है कि जो हीट दिया आपने वो पार्शियली उसके कुछ पार्ट को उसने काम करा और कुछ पार्ट को उसने इंटरनल एनर्जी के रूप में अपने पास रखा। यही तो बात करी थी हमने। अब डेल्टा क्यू के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा क्यू के लिए अगर कांस्टेंट प्रेशर के लिए है तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन सी पी, सी पी क्या, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी के लिए यहाँ पे देख रहे हो सी बी, एन सी बी डेल्टा टी, सी बी क्या, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ये तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम काफ़ी हमने डिस्कशन कर चुका है, ठीक है ना। हमने इसके लिए एक रिलेशन भी इस्टेब्लिश किया था, वो भी प्रूफ रहा है क्या, सी पी माइनस सी बी इक्वल्स टू आर। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। एडियाबेटिक प्रोसेस है तो वहाँ पे चेंज इन हीट, ठीक है, डेल्टा क्यू की वैल्यू वो जीरो होने वाला है। ये चेंज इन हीट यही तो हुआ ना, ये जीरो होने वाला है। कौन से प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। और अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है तो प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये चार प्रोसेस और ये इनके चार पहचानने के तरीके, किसमें क्या होने वाला है, क्या होता है, वो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगा। एडियाबेटिक डेल्टा क्यू जीरो, आइसोथर्मल डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो, एडियाबेटिक डेल्टा क्यू इक्वल्स टू जीरो, आइसोथर्मल डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो। इस तरीके से चीज़ें आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाओगे तो ये चीज़ें याद होती चली जाएगी आपको, ठीक है। ये चीज़ें आप याद कर लोगे, हो ही जाएगा, याद रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद आपके दिमाग में बैठ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करते हैं 2019 आईआईटी मेन की, आईआईटी मेन 2019 की बात कर लेते हैं, पिछले साल की बात करते हैं। आपने चारों प्रोसेस आपने पढ़ लिया है। इसने क्या किया कि एक डायग्राम दिया इसने, ठीक है, एक इसने कर्व दिया, सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम। इसने कहा ये एक प्रोसेस ये, ठीक है, एक ये इसने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ध्यान से सुनिए, प्रेशर वॉल्यूम। इसने क्या करा, इस डायग्राम में चार प्रोसेस दिए इस तरीके से ए बी सी डी, और कहा कि बताओ इसमें से, इन प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस जो है वो आइसोकोरिक है, ठीक है, आइसोकोरिक है, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। इन्होंने कहा इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है, आइसोबैरिक है, एडियाबेटिक है, कौन सा प्रोसेस है, बताइए आप। इसे देखकर कैसे बता सकते हैं, इसे हम कैसे बता सकते हैं। आप इसके लिए तो क्लियर है, ए और डी के लिए तो आप क्लियर हो कि ये ए जो है वो कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है ना। अभी तो हमने पढ़ा ना इसके बारे में, ए और डी में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ए जो है वो कांस्टेंट प्रेशर है और डी जो है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। आपने कहा ये दोनों तो क्लियर है।
अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो हम बता सकते हैं कि ए और डी जो हमारा वो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया और ए जो हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, मान लीजिए ऑप्शन जो इसने दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, ए, बताओ इसमें से कौन सा सही है, डी ए, ठीक है, डी ए बी सी, दूसरा ऑप्शन जो है ए डी सी, ए बी सी डी, थर्ड सी ऑप्शन जो है सी ए डी, और डी ऑप्शन जो है उसने अगर ये दे रखा है कि सी बी डी ए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम, यहां तक क्लियर है। ए जो है हमारा वो कौन सा प्रोसेस है, एक हमारा कौन सा प्रोसेस है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे हम इसको इस तरीके से देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि इन में से आपको बताइए कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होगा। चलिए यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होगा जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि डी, है ना, यानी कि डी। आइसोबैरिक प्रोसेस कौन सा होगा, ये ए, ऑप्शन ए सही होता लास्ट वाले का, जब हमने जो ऑप्शन लिखा था, लेकिन वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी आपको, इसलिए मैंने यहां पे इस तरीके से सॉल्व करा। आइसोकोरिक प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोबैरिक प्रोसेस ए। अब आए आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में। अब आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का स्लोप याद करो आप, आइडियाबेटिक के लिए और आइसोथर्मल के लिए स्लोप। अगर हम आइसोथर्मल की बात करें, आइसोथर्मल की स्लोप की बात करें, तो आपके पास क्या था, डी पी बाई डी वी इक्वल्स टू माइनस पी बाई वी, याद है आपको। और अगर एडियाबेटिक की बात करें तो हमारे पास डी पी बाई डी वी की वैल्यू क्या थी, याद है, गामा पी बाई वी। इसका मतलब ये था, वहां पर भी मैंने डिस्कस किया था, इसका मतलब ये है कि एडियाबेटिक जो है का स्लोप जो है, एडियाबेटिक का जो स्लोप है वो आइसोथर्मल से ज़्यादा होगा। कितना टाइम्स, गामा टाइम। तो इसका मतलब है ये सी, ये आप देखो, अगर इसकी हम स्लोप की बात करें, कोई भी एक पॉइंट लो, वहाँ से टेंजेंट आप ड्रॉ कर दो, ठीक है, और ये पॉइंट लो, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तो देखो ये और ये एंगल ज़्यादा है, ये कम है, तो दिख रहा है ना साफ साफ। तो इसका मतलब है कि सी जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक है और बी जो प्रोसेस है वो हमारा आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम क्या लिख दिया हमने, बी, और एडियाबेटिक के लिए सी। तो ये ऑप्शन जहां दिखे उसे टिक मार देना था, तो ये ऑप्शन ए था, ठीक है। खैर उससे कोई मतलब ही नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, ऑप्शन से क्या मतलब है। आपने देखा डी ए बी सी, तो ये ग्राफ देख के आप समझ सकते हो कि कौन सा प्रोसेस है। हमने अभी तक यही देखा। अब यहाँ पे आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कभी कभी आपको, तो आप हमेशा याद रखिए कि दो ग्राफ अगर इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, दो ग्राफ अगर इस तरीके से दे रखा है, प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस, ये 1 और ये 2, तो आप इसे कह सकते हो 1 इज द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 इज द एडियाबेटिक प्रोसेस। क्यों एडियाबेटिक, क्योंकि इसका स्लोप इससे ज़्यादा है। हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप जो है वो आइसोथर्मल से गामा टाइम्स ज़्यादा होता है सॉरी, गामा टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपने कहा ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि दो प्रोसेस है, ये भी 2019 का क्वेश्चन, ठीक है, पी वी, दो प्रोसेस हैं, यहां से स्टार्ट हुआ, इस तरीके से गया, दिस इज इनिशियल पॉइंट और एफ इज द फाइनल पॉइंट, और यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया, ये प्रोसेस ए, ये प्रोसेस बी, ये प्रोसेस ए, ये प्रोसेस बी, दिस इज आई, दिस इज एफ। क्या हुआ, प्रोसेस एक इस रास्ते से गया और दूसरा प्रोसेस ये है, ठीक है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप इनके हीट सप्लाइड जो है और
इंटरनल एनर्जी के बीच का रिलेशन बताइए। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन लिखते हैं डेल्टा क्यू ए इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए इज ग्रेटर देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी बी। बी ऑप्शन दे रखा है डेल्टा क्यू ए इज लेस देन डेल्टा क्यू बी और डेल्टा क्यू ए यू ए इज लेस देन डेल्टा यू बी। थर्ड ऑप्शन जो इसने दे रखा है वो क्या है, डेल्टा क्यू ए इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ बी। ठीक है, डी प्रोसेस जो है, डी ऑप्शन जो है वो क्या दे रखा है, दोनों बराबर है। इसने कहा ये इक्वल्स टू ये। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहले हम इंटरनल एनर्जी की बात कर लेते हैं, पहले हम इंटरनल एनर्जी की बात कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी के केस में आपको बताया गया है, मैंने कई बार डिस्कस करा है आपसे, और जब इंटरनल एनर्जी हमने स्पेशली पढ़ा था तो भी मैंने कहा था आपसे कि जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज स्टेट फंक्शन, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि आप इस रास्ते से जा रहे हो, इस रास्ते से जा रहे हो, गए कहाँ तक, स्टार्ट कहाँ से हुए और गए कहाँ तक। अगर दो अलग अलग प्रोसेस हैं और उनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है तो उनका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होना का, सेम होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगा। यानी कि अगर हम यू ए की बात करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस 1A और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस B, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ गया, ये दोनों बराबर होने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है। अब बात आता है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या हीट दोनों का अलग अलग है, दोनों के केस में हीट चेंज सप्लाइड जो है वो अलग अलग है क्या, या फिर सेम है। इसके लिए आप इसको देखिए, आपको पता है कि अगर ये प्रोसेस, ठीक है, ये आई और ये एफ, ए की बात कर लेते हैं हम पहले, ये पीवी। आपको पता है कि अगर इसको वर्क डन आपको कैलकुलेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व ये कैलकुलेट करना होगा, ये कैलकुलेट करना होगा, एरिया अंडर द कर्व। आपने कहा हाँ ये बात तो है, तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो फॉर्मूला है डेल्टा क्यू ए इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस इंटरनल एनर्जी ए, ये वैल्यू तो सेम ही है दोनों के केस में। ठीक है, ये वैल्यू तो यानी कि ये जो हीट है डिपेंड कर रहा है वर्क डन पे। जिसने ज़्यादा काम किया, जिसने ज़्यादा काम किया उसका हीट क्यू की वैल्यू ज़्यादा, यही तो है ना। तो यानी कि एक तो ये हो गया, दूसरा जो है हमारा ये वर्क डन डब्ल्यू ए। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमने कहा ये प्रोसेस ये है आई और एफ, हमने एरिया अंडर द कर्व ये लिया। ये कौन सा प्रोसेस है, बी प्रोसेस है। दोनों में दिख रहा है इसका एरिया ज़्यादा है, इसका कम है, यानी कि वर्क डन बाई ए इज ग्रेटर देन वर्क डन बाई बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट सप्लाई हुआ ए में वो ज़्यादा है बी से। ये तो दोनों का सेम है ना, ये दोनों का सेम है इंटरनल एनर्जी, चाहे ये प्रोसेस हो या फिर आप बी के लिए ले लो तो डब्ल्यू बी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन बी, ये दोनों तो सेम है। ठीक है, तो ये डिपेंड करा किस पे, वर्क डन पे। तो वर्क डन आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि डब्ल्यू ए बड़ा है किससे, डब्ल्यू बी से, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन सही है। हो गया सॉल्व। इसमें हमने कॉन्सेप्ट लगा दी, इसमें हमने कॉन्सेप्ट लगाया किसका, इंटरनल एनर्जी का, हमने कॉन्सेप्ट लगाया किसका, वर्क डन का। प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट जब आपके बन जाते हैं तो आप इजीली कर लेते हो। उसमें कॉन्सेप्ट बनने चाहिए, बस एक बार कॉन्सेप्ट बना प्रॉब्लम सॉल्व। शॉर्टकट पे नहीं जाना है भैया कि आइसोथर्मल प्रोसेस ये है, एडियाबेटिक ये, उसको डीपली पढ़ो ना एक बार, एक ही बार तो पढ़ना है, एक बार अच्छे से पढ़ लिए
हमेशा याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है, ये भी 2019 का है, एक प्रोसेस दे रखा है, ठीक है, ये P ये V, ये ACB प्रोसेस कैसा हो रहा है, A टू ये ऐसा, ठीक है। इसने कहा दिस इज 1, दिस इज 6, प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल, पास्कल में दे रखा है, और ये वैल्यू जो है ये 1 और 5 ये मीटर क्यूब में दे रखा है। कह रहा है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रोसेस अगर यहाँ से स्टार्ट करो A B C और A, तो आपको इसका पूरा का पूरा वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, इस प्रोसेस का, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन के अलावा मैं बात कर रहा हूँ अलग से, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, पॉइंट ए से अगर स्टार्ट हुआ और वापस प्रोसेस जो है पॉइंट ए तक आ गया तो वहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, 0, आंख बंद करके 0 लिख देना है। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है, तो वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा किस रास्ते से मेरे को ले जा रहे हो, वो बताता है, बोलता है कि मुझे ले कहाँ जा रहे हो, जहाँ ले गए वहीं छोड़ दिए, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 वहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे वर्क डन की बात हो रही है, तो जब हम वर्क डन की बात करते हैं, जब हम वर्क डन की बात करते हैं तो हमें पता है कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो एरिया अगर इसे हम कैलकुलेट कर लें, ये एरिया, तो हम बता सकते हैं इसने कितना काम किया है। ऑप्शन क्या दे रखा है इसका, ऑप्शन ए 5 जूल, बी 10 जूल, सी 1 जूल और डी 30 जूल। अब बताइए कितना होगा इसका एरिया, एरिया तो वर्क डन इन द प्रोसेस ए बी सी ए इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की बात करेंगे। अब हाफ इंटू बेस, ये कितना है, ये 5 - 1, हाइट कितनी है इसकी, यहाँ से ये डिफरेंस कितना हो रहा, ये 6 - 1, ये क्या हो गया, हाफ इंटू 4 इंटू 5, ये 2 से 2 गया 10 जूल। ऑप्शन क्या हो गया, बी। समझ गया। जब एरिया की बात करें तो क्या करेंगे, हाफ इंटू, जब साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन की बात करें तो क्या करेंगे, उसकी एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि जो चेंज हो रहा प्रेशर में और जो चेंज हो रहा वॉल्यूम में, यही तो है ना, यही तो हुआ। हमने क्या किया, 5 - 1 दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, और दिस 6 - 1 दिस इज चेंज इन प्रेशर। ये कैलकुलेट कर लिया, हमने बता दिया कि भाई ठीक है ये। अब बात आती है कि ये पॉजिटिव कैसे डिसाइड किया कि ये पॉजिटिव है। हो सकता था सर -10 जूल आता, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है क्लॉकवाइज, अगर ये जो साइक्लिक प्रोसेस है वो अगर क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन जो कैलकुलेट करोगे वो पॉजिटिव आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा है, तो वर्क डन की वैल्यू निगेटिव। तो यहाँ पे तो देख रहे हो साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज ही है ना, तो जब क्लॉकवाइज है यानी कि पॉजिटिव आने वाला है, +10, इसलिए ये वैल्यू सही। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। मिटाओ उसको। तो लास्ट क्वेश्चन है, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, है ना, आईटी मेन में। देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिजिड, एक डाया एटॉमिक आइडियल गैस है, ठीक है, एक डाया एटॉमिक आइडियल गैस है जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस से अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, एट द रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, 2019 आईटी में 2019।
डाया एटॉमिक गैस, आइडियल गैस, सारा आइडियल ही बात करते हैं हम यहाँ पे। मोस्टली जो न्यूमेरिकल आपके सॉल्व होते हैं एग्जाम में आते हैं वहाँ पे 99% या 99% केसेस में आप केवल आइडियल गैस की ही बात करते हैं, उसके अलावा कुछ बात ही नहीं होती यहाँ पे। तो डायटोमिक आइडियल गैस अंडर गोज एन एडियाबेटिक प्रोसेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। कोई एक डायटोमिक गैस है जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। अब कह रहा है द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर दिस प्रोसेस इज TVX इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये देखो, तो आपको बताना है x की वैल्यू कितनी है। ऑप्शन है आपके पास 2/5, बी ऑप्शन 2/3, सी ऑप्शन 5/3, डी ऑप्शन 3/5। अब बताइए x की वैल्यू कितनी होगी। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको पता है कि अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस की बात हो रही है, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात हो रही है, तो ये जो रिलेशन है ये गामा-1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये कहाँ से आता है, PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से। इसे आप जब टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस करते हो तो ऐसा रिलेशन आता है। आपने कहा ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन क्या दे रखा है, ये कहता है TVX इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो इसका मतलब है कि जो गामा-1 है वही तो x है, गामा-1 जो है वही तो x है। गामा की वैल्यू आप देखिए, गामा की वैल्यू कहाँ गया, ये जो है वो डायटोमिक है। प्रोसेस हमारा कौन सा है, डायटोमिक है। तो गामा की वैल्यू के लिए आप जानते हो कि दिस इज CP/CV, CP/CV। अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 1/2/f। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि आप इसको किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ। CB की वैल्यू बस याद रखो, CB की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम में याद रखिए आप कि CB की वैल्यू कितनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम में। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में, F/2R। CB की वैल्यू याद रखना है भाई, कुछ तो याद रखोगे। तो CB की वैल्यू याद रखेंगे हम, जहाँ पे CB इक्वल्स टू अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम में उसे एक्सप्रेस करना हो तो क्या लिखेंगे, CB इक्वल्स टू F/2R। अब यहाँ पे आपने गामा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कौन सा है ये, डायटोमिक है, यानी F की वैल्यू कितनी होने वाली है, क्या 5, 1 + 2/5, ये क्या आ गया 7/5, यही है ना। चलो यहाँ पे 7/5 पुट कर देते हैं, -1 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 ऊपर जाएगा तो 2/5। कौन सा ऑप्शन, ए, ऑप्शन ए हो गया। एक और आईटी क्वेश्चन का, एक और आईटी का क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नोट कर लिए, नेक्स्ट करते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो रिलेशन है क्या है, PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। उसी को घुमा के पूछ सकता है, कान ऐसे छूना है, ऐसे, या फिर घुमा के छूना। तो घुमा के छूना मतलब क्या हुआ कि वो कहेगा भाई टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन बताइए। वो कहेगा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, आपने याद तो क्या कर रखा है, PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो उस केस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता रखा है, जो एडियाबेटिक प्रोसेस है स्पेशली उस वाले लेक्चर में आप देखिए कि इसको किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, बस याद ये रखना है PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये भी 2019 मेन की बात कर रहे हैं हम। ये कह रहा है कि हाफ मोल, ठीक है, हाफ मोल ऑफ
एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस इज heated at constant प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है, ऑफ 1 atm। कांस्टेंट प्रेशर कितना दे रखा है, 1 atm। हीट कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, हीट हम कर रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री। अब कह रहा है क्वेश्चन में, बताइए वर्क डन बाय गैस इज क्लोज टू, किसके क्लोज होगा, जो ऑप्शन दे रखा है उसके, जहां पे आर की वैल्यू आपको लेना है क्या, 8.31, ठीक है, 8.31 यहाँ पे जूल मोल केल्विन, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन 291, सेकेंड ऑप्शन 581, थर्ड ऑप्शन 146 और फोर्थ ऑप्शन 73 जूल। सब में जूल लगा दो भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ मोल ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस, प्रोसेस कौन सा है हमारा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। प्रेशर कितना दे रखा है, 1 atm दे रखा है। टेम्परेचर चेंज कहां से कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो तो चेंज कर रहे हो 20 से 90, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ यानी। अब पूछा जा रहा है कि बताइए वर्क डन कितना हुआ इस वाले प्रोसेस में। कांस्टेंट प्रेशर यानी कि वर्क डन के लिए जो फार्मूला है हमारा वो क्या हो जाएगा, P इंटू डेल्टा वी। लेकिन यहाँ पे तो वॉल्यूम की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर की बात। तो आपने पढ़ रखा है कि इसको हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी, ये भी तो वर्क डन का ये फार्मूला है एट द कांस्टेंट प्रेशर। हाँ 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 हाँ, याद आ गया। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला और ये W इक्वल्स टू ये भी होगा। अब यहाँ पे चीज़ें मिल रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हाफ, R की वैल्यू 8.31, ठीक है, और टेम्परेचर यहाँ केल्विन में है, तो केल्विन में इसको अगर आप चेंज करते हो, ठीक है ना, यहाँ पे अगर केल्विन में आप चेंज करते हो, देखो 90 प्लस 273 और ये इक्वल्स टू 20 प्लस 273, इसी से तो ऐड करेंगे, है ना। 273 से डिग्री को, सेंटीग्रेड्स को अगर केल्विन में चेंज करना है तो 273 से आप उसको ऐड कर दो, आपने ऐड कर दिया। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप ऐड उड मत करो, डायरेक्टली इस तरीके से लिखो, ब्रैकेट खोलो, हाफ इंटू 8.31 इंटू 90 प्लस 273 डिग्री माइनस 20 माइनस 273 डिग्री, ये केल्विन, ये कैंसिल, क्या बचा 70, यही तो बचा। W इक्वल्स टू हाफ इंटू 8.31 इंटू 70, यही है ना। यहाँ पे अगर डायरेक्ट हम माइनस करते हैं तो भी 70 ही आता, लेकिन वो डिग्री सेंटीग्रेड में, हमें यूनिट क्या चाहिए ये। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, शॉर्टकट कर रहे हो, अगर इस तरह का प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, तो आप डायरेक्टली इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ माइनस करो, ठीक है, 70 है, 70 वैल्यू रखो, प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, इसे 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 21 2 बचा, और 7 8 56 और 68, तो ये बाई यही है ना, तो ये 1 दशमलव और, तो ये हो जाएगा 581.7 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 290 पॉइंट, ये गया तो ये 8 जूल। किसके क्लोज है ये, वर्क डन बाय अ गैस क्लोज टू, किस ऑप्शन का क्लोज है, इसके क्लोज है, ये सही हो गया। समझ गए ना
यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 70 से, इसको डिवाइड कर दिया। ये कैलकुलेशन है, ये आप अपने हिसाब से करो, ठीक है। कैलकुलेशन किस तरीके से आप करते हो, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हो। मैंने क्या 70 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड दिया 2 से। आप इसको 2 से इसको डिवाइड देकर फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। इट्स योर चॉइस कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। जितना करोगे उतनी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2002 का। अब 2019 से हम 2002 पे चले गए टाइम मशीन से। किससे? टाइम मशीन से। अब देखिए वहाँ पे क्या आ गया आईटी में क्वेश्चन। वहाँ पे कह रहा है कि एक ग्राफ दे रखा है, वो ग्राफ कुछ ऐसा ही है। एक ग्राफ पहले भी देख चुके हैं आप 2019 में, ए बी सी, ये ठीक है। ये हमारा प्रेशर, ये वॉल्यूम। ये कहता है कि एक आइडियल गैस जो है एक साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो दे रखा है, ये कह रहा ये 2, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे ये उल्टा, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ग्राफ में ऐसा नहीं कि ये जो लाइन अब डंडा दिखा तो ये प्रेशर ही होगा, है ना। ऐसा नहीं, ये जो डंडा दिखा लंबा सा वो प्रेशर ही होगा। ये और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे रखा है, यानी पास्कल में दे रखा है। इसकी वैल्यू इसने दे रखा है यहाँ पे 10, ये जो है 2 और ये जो है 1 2 मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि बताओ कि वर्क डन बाय द गैस सी ए कितना है। वर्क डन बाय द गैस सी ए की वैल्यू कितनी है, ठीक है। जबकि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस को जो हीट दिया गया, टोटल हीट, उसकी वैल्यू जो है डेल्टा क्यू जो दिया गया, उसकी वैल्यू जो है वो 5 जूल है। एक बार क्वेश्चन फिर से हम समझेंगे। ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। ऑप्शन दे रखा है -5 जूल, बी -10 जूल, सी -15 जूल, डी -20 जूल। ये ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि एक ये कर्व दिया गया है, कर्व प्रेशर वॉल्यूम के बीच में का है, लेकिन इसने क्या किया, इस बार इसको चेंज कर दिया। इस वाले लाइन पे वॉल्यूम है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर है। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि इस वाले प्रोसेस में C2A वाले प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी। वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, जबकि इस सिस्टम को, साइक्लिक प्रोसेस को टोटल जो हीट दिया गया है उसकी वैल्यू 5 जूल है। आ गया क्वेश्चन समझ में? तो आपको ये कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे इसे कैलकुलेट करने के लिए? सोचो 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 सोचो, क्या करेंगे? पहले क्या कर लेते हैं, इतना तो आपको पता है कि ये जो प्रोसेस है ये देखो कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है, यानी कि वर्क डन इन द प्रोसेस B2C = 0। यही तो है। चीजें समझ गए तो लिखना आसान हो जाता है। ये कांस्टेंट वॉल्यूम, वर्क डन 0। ये इसका वर्क डन क्या होगा? वर्क डन AB क्या है, देखिए P × डेल्टा V की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेशर इसी का दे रखा है, जो डायग्राम दे रखा है ना कुछ आपके एग्जाम में, 2002 के एग्जाम में, उसमें प्रेशर बस यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे बताया ही नहीं कितना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए P की वैल्यू कितना, 10 × वॉल्यूम फाइनल टू इनिशियल। ये प्रोसेस है हमारा B2A, तो यहाँ पे 2 - 1, तो ये क्या हो गया, 10 जूल, है ना। ये कैलकुलेट कर लिया आपने कि वर्क डन इन द प्रोसेस A to B में जो वैल्यू है वो 10 जूल है। ठीक है, अब हमें बताना है कि बताओ कि ये कितना होगा। इसी कैसे कैलकुलेट करें भाई? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए इसने टोटल हीट दे रखा है कि सिस्टम को कितना टोटल हीट दिया गया है। तो जब टोटल हीट 5 जूल है, तो आप देखिए टोटल हीट 5 जूल है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन इन द प्रोसेस
in the process A to B plus work done in the process B to A plus work done in the process C to A plus change in internal energy A B C A। पूरी साइकिल की बात कर ली हमने कहा पूरे साइकिल को इसने 5 जूल हीट दिया, इसने ये काम हुआ, चेंज इन इंटरनल। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। चलो अब वैल्यू रखो, ये 5 जूल, वर्क डन इन ए बी 10 जूल, वर्क डन इन बी ए बी बी सी के लिए वर्क डन 0, वर्क डन इन सी ए हमें कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन इन सी ए इक्वल्स टू क्या हो गया, ये इधर जाएगा तो -5 जूल, है ना, ये जब इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो -5 जूल। ऑप्शन ए करेक्ट, नोट कर लो। ये कॉन्सेप्ट समझिए आप, ये वाली लाइन टोटल सिस्टम को, ये नहीं कह रहा कि इस प्रोसेस में इतना हीट दिया गया, इस प्रोसेस में इतना हीट दिया गया, ना। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि पूरे सिस्टम को, पूरी साइक्लिक प्रोसेस को हमने 5 जूल हीट दिया। तो हमने कहा पूरे साइक्लिक प्रोसेस को 5 जूल हीट दिया तो टोटल वर्क डन प्लस टोटल इंटरनल एनर्जी, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द साइक्लिक प्रोसेस विल बी 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने W की वैल्यू रख दी, हमने कहा ठीक है ये आ गया, तो ये कैलकुलेट आपने कर लिया, हो गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ ईजी सा लग रहा, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती जा रही है आपको। सारे IIT JEE के क्वेश्चन हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अब देखो ये 2000 का क्वेश्चन है, थोड़ा और पीछे चले गए हम, टाइम मशीन में बैठे थोड़ा और पीछे चले गए। इसमें कहता है कि इस क्वेश्चन में क्या है, कोई डायग्राम नहीं दे रखा है। अगर डायग्राम दिया हुआ होता तो आपको समझाना मतलब सॉल्व करना और भी ईजी हो जाता, फिर क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं रहता। लेकिन इसने कुछ दिया नहीं रखा, इसने कहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम सेम कंडीशन, जो कर्व है हमारा वो सेम कंडीशन से स्टार्ट हो रहा है और कह रहा है कि एक्सपेंडेड फ्रॉम V1 टू V2। कोई प्रोसेस है जो कि V1 से V2 एक्सपेंड हो रहा और सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा, कंडीशन सेम है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए आप। कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कंडीशन द गैस एक्सपेंडेड फ्रॉम V1 टू V2। और प्रोसेस कौन कौन से है? एक प्रोसेस कह रहा है हमारा कि आइसोथर्मल है, आइडियाबैटिक है और आइसोबैरिक है, जिसमें जो W की वैल्यू दे रखा है कि अगर W1 जो है हमारा वो आइसोथर्मल के लिए, W2 जो है हमारा वो आइसोबैरिक के लिए और W3 जो है वो एडियाबैटिक के लिए यूज किया गया है। दिस इज द वर्क डन। आप बात समझ रहे हो, 3 प्रोसेस सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया गया, एक्सपेंड हुआ V1 से V2 तक। अब कह रहा है कि W1 W2 W3, क्वेश्चन समझ लेते ना, फिर हम एक बार इसको ड्राइंग करके समझेंगे, कर्व बनाकर, क्योंकि क्वेश्चन में कर्व दे ही नहीं रखा है, क्वेश्चन को ऐसे ही कह रहा है कि W1 W2 W3। अब बोलता है कि ठीक है, ये जो वर्क डन है इसके द्वारा इन प्रोसेस में जो किया गया है उनके बीच में रिलेशन क्या है, उनके बीच में रिलेशन क्या है। ऑप्शन दे रखा है इसने, ए ऑप्शन दे रखा है W1 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W3। ऑप्शन बी दे रखा है W2 इज ग्रेटर देन W1 इज ग्रेटर देन W3। ठीक है, सी ऑप्शन W2 इज ग्रेटर देन W3 इज ग्रेटर देन W1। ऑप्शन डी W1 इज ग्रेटर देन W3 इज W2। ये ऑप्शन दे रखा है। बोलता है बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन को देखिए, ड्राइंग करके समझते हैं हम। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल कंडीशन, सेम इनिशियल कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये प्रोसेस जो है V1 से एक्सपेंड होकर V2 तक जा रहा है। जितने भी प्रोसेस है वो V1 से V2 तक जा रहा है। ये हमारा प्रेशर है। अब एक जो तो हमारा है वो आइसोबैरिक प्रोसेस है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो ये वर्क डन यहाँ पे W2 हो रहा है हमारा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। एक जो है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है आया, एक एडियाबेटिक है, इसका कर्व आपको पता है कि और भी नीचे होगा।
यही तो कॉन्सेप्ट आया ना यहाँ पे, जो ऊपर है वो W1 है और जो नीचे है वो W3 है। यही तो कॉन्सेप्ट है। अब बताओ, अब इसे देख के हम इजीली बता सकते हैं ना कि कौन कौन W ज़्यादा बड़ा है। ये जो W है इसके अंडर द कर्व, जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो ये पूरा पोर्शन आएगा। तो यानी कि W2 बड़ा है किससे, W1 जो है वो ये W1 और W3 जो है सबसे कम एरिया ऑक्यूपाई करेगा। अब समझ रहे हो ना, मैंने कहा वर्क डन जो है एरिया अंडर द कर्व, तो W3 में एरिया सबसे कम है, उससे ज़्यादा W1 में, उससे ज़्यादा W2 में। तो ये कौन सा है, ये ऑप्शन सही। हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। तो जब कॉन्सेप्ट बन जाता है ना, जब आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है तो फिर लैंग्वेज में दिया हो या डायग्राम में दिया हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको।